माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार की जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और आपको पता होगा कि जब ये वैकेंसी निकली थी 15 तारीख को वैकेंसीज निकलनी आउट हुई है, इनके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, तब उस टाइम पे ना हमें एक बिहार का रेजिडेंट होना था, परमानेंट रेजिडेंट हो वो बिहार का, वही फॉर्म भर सकते थे। मींस जैसे अगर आप बिहार में रह रहे हो ना, आपका आधार कार्ड, रेजिडेंट एड्रेस सब कुछ बिहार का है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। बट आपको पता होगा कि परसों एक अलग से नोटिफिकेशन आया है जिसमें सिर्फ इंडिया का सिटीजन चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो यानी कि इंडिया में कहीं भी रह रहा हो, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, वो बिहार का फॉर्म भर सकता है। तो उसमें हम लोग भी जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB PRT, दिल्ली वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले, वो भी आते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हम भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ, आप भी फॉर्म भर सकते हो। तो अगर हमको एक ये चांस मिल रहा है एक और एग्जाम देने का, एक और भरने का, क्यों ना अच्छे से प्रिपरेशन करी जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हम आज से स्टार्ट करें बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करने वाले हैं इस एग्जाम की। ठीक है। फिर इसके बाद काफी सारे बच्चों के टेलीग्राम पर आ रहे थे कि मतलब बिहार ऐसा स्टेट है, बिहार में कैसे जॉब होगा, सेफ होगा या नहीं, बहुत सारे डाउट है। तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने KVS का पेपर दिया होगा, ऑब्वियसली दिया होगा, क्योंकि लाखों बच्चे हैं जो KVS PRT के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो KVS में तो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे चेन्नई हो, अंडमान निकोबार हो, पुडुचेरी हो, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है ना। कोई श्योरिटी नहीं है आपका नंबर कहाँ पे आएगा, आपको कहाँ भेजा जाएगा। तो बिहार तो फिर भी आप एक नोन स्टेट है ना। अगर आप दिल्ली से अंडमान निकोबार देखो और दिल्ली से आप बिहार देखो, तो बिहार आपके ज्यादा पास है। कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको बिहारी जो लोग आए हुए हैं वो दिल्ली में मिलते होंगे, आप उनके कल्चर से भी थोड़ा यूज टू हो, आपको पता है उनके बारे में। तो अच्छी बात है ना कि आप अंडमान निकोबार जैसी जगह ना जाके आप बिहार जा रहे हो। और इतना मत सोचो, अभी यही नहीं पता कि हम पेपर देने वाले हैं, पेपर कैसा आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। अभी जस्ट हमने एक स्टेप दिया है कि हम पेपर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो इतना सब मत सोचो, सेकंड थॉट दिमाग में मत लाओ। अगर आपको एग्जाम देने का चांस मिल रहा है तो अपनी 100% मेहनत दो और जस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे KVS का फॉर्म नहीं भरते थे क्योंकि बहुत दूर दूर नंबर आता था, बट अब सब भर रहे हैं क्योंकि सबको नीड है। तो अगर एक हमको आज के टाइम पे चांस मिल रहा है तो हम क्यों ना भरे, क्योंकि पहले तो सिर्फ बिहार के लोग भर सकते थे और 70-80 हजार वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका चाहे नंबर आए ना आए, एग्जाम कैसा भी जाए, बट यस, बिहार वाले एग्जाम को एक बार देने का मन बना लो। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो डेफिनेटली फॉर्म भरे और बिहार का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली आपसे प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 1 से 5वीं तक का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और वही सारी डिस्कस करेंगे चीजें कि कैसा पेपर होगा, क्या होगा, क्या नहीं। क्योंकि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न है, क्या कैसे है हमें नहीं पता। ठीक है। और मतलब बहुत अलग है, चीजें बताऊंगी अभी कैसे। अब देखो, पहला जो हमारा पेपर होगा ना, वो 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। 2 पेपर है हमारे, 2-2 घंटे के। ठीक है, 2-2 घंटे के पेपर है, 2 पेपर हमें दिए जाएंगे। तो जो हमारा पहला पेपर है ना, वो भाषा आधारित पेपर है, भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा आधारित मतलब इसमें आपकी लैंग्वेज की जांच करी जाएगी, लैंग्वेज देखा जाएगा कि आपका लैंग्वेज कैसा है। क्योंकि आपको पता है जो हमें प्राथमिक शिक्षा देनी है बच्चों को, उनकी मातृभाषा में देनी है। तो अब एक टीचर की मातृभाषा पर तो पकड़ खुद होनी चाहिए ना पहले। तो इसमें आपका बेसिकली लैंग्वेज चेक करा जाएगा। तो इसमें 100 अंक है, 100 प्रश्न है। ऑब्वियसली अगर 100 प्रश्न है तो एक क्वेश्चन 1 अंक का ही हुआ है ना, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया है। आई होप ये तो अंडरस्टैंड। और इस पेपर को करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो है आपका 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सफिशियंट टाइम है। क्योंकि दिल्ली का अगर पेपर आपने दिया होगा तो 120 मिनट में, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, तो काफी हद तक टाइमिंग ठीक है। 2 घंटे यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, वो भी लैंग्वेज के। ठीक है। और ये जो हमारा प्रश्न पत्र 1 है, इसको भी ना 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। मीन्स जो हमारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पार्ट 1 है, इसमें 25 मार्क्स की आपकी क्या है, इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ 25 मार्क्स की इंग्लिश होगी। इंग्लिश 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 में कुछ भी पूछ सकते हैं, अनसीन पैसेज हो सकता है, बेसिक ग्रामर होगी, ऑब्वियसली यही होगा। इनडायरेक्ट बाकी इसका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा डिटेल में आया नहीं है, जैसे ही आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट इस 25 नंबर के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
एक्टिव पैसिव, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक, जो बेसिक ग्रामर है, जो आप DSSB पीआरटी के लिए आपने प्रिपेयर कर ही रहे होगे या केवीएस के लिए आपने जो प्रिपेयर करी होगी वही आपकी बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा भाग सेकंड है ये 75 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 मार्क्स का है। इसमें आपसे क्या होगा, हिंदी, उर्दू, बंगला। तो जो बंगाल की साइड के लोग होंगे है ना, बंगला, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो उर्दू और बंगला चूज करे। बाकी जो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, इसके आसपास जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो हिंदी ही चूज करेंगे, है ना, ऑब्वियसली हिंदी ही चूज करने वाले हैं। और इनके भी बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे, सब हिंदी ही चूज करने वाले हैं। तो हमें स्पेसिफिक जो अपना फोकस करना है वो हिंदी पर करना है, क्योंकि ये ना 75 मार्क्स की, 75 मार्क्स की। हो सकता है कि मतलब बच्चों को इंग्लिश ना आती हो, बट शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे इधर रीजन्स में रह रहा है उसको हिंदी ना आती हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना थोड़ा सा है कुछ समझने लायक, मैं बताती हूँ कि क्या है। इसमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स ये जो हमारा 100 नंबर का है ना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपको 100 में से 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं, 30 नंबर लाना कंपलसरी है। मीन्स कि अगर आपकी 30 नंबर आएंगे ना तो ही आप आगे के लिए क्वालिफाई होगे, अदरवाइज नेक्स्ट आपका पार्ट जो क्वेश्चन पेपर सेकंड है ना वो चेक ही नहीं होगा। जैसे DSSB में होता है ना 40-40 आपको लाने कंपलसरी है, या 35-35, एससी के लिए 30-30, तो सेम इसमें है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप 100 में से कम 30 नंबर तो लाओ। ठीक है, 100 में से 30 नंबर आपको लाने हैं। अब आप वो कैसे भी लाओ, वो 30 में से 30 आप इस 75 में से ले आओ और इंग्लिश में 0 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें अलग अलग क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है, इस चीज को समझो, अलग अलग क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है, एक साथ बस आपको 30 नंबर चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में 25 में से 25 ले आओ, इसमें फिर भी 5 ले आना, 30 नंबर क्वालिफाई है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। इसमें आप 0 ले आओ, इसमें 75 में से 75 ले आओ, तो भी आप मेरिट लिस्ट में आओगे। अगर आपका टोटल मिला के 30 नंबर नहीं आता तो सॉरी, आप मतलब आगे मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इतनी तो लैंग्वेज पे पकड़ बनानी है कि आप एटलीस्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए 40 से 50 स्कोर कर लो। 30 चाहिए तो 30 थोड़ी ना, 40, 50, 60 तक की मेहनत करो, ताकि मेरिट लिस्ट में अच्छी मेरिट पे आपका नंबर आ सके। तो 30 नंबर हमें इसमें लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट सेकंड। ये है ना 120 अंक का, 120 अंक है तो 120 प्रश्न है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, 120 प्रश्न, 120 अंक, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इससे पहले ये 150 का था, बट अब इस 150 को चेंज कर दिया गया है, इसको 120 कर दिया गया है। ठीक है, 120 अंक का आपका है, इसके लिए भी आपको 2 घंटा मिलेंगे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120, तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें जो आपको ना अपने कदम फूक फूक के बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको आता हो, ऑप्शंस में डाउट आए, तो अगर आप श्योर हो तो ही आप लगाना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स आपके क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें मैथ्स आएगी, बेसिक लेवल की मैथ्स लिखी है। वैसे जिनने केवीएस की तैयारी करी होगी, देखो उनको एनसीईआरटी तो पूरी कंप्लीट होगी, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, सबने एनसीईआरटी तो प्रिपरेशन करी होगी। तो अब थोड़ा सा उसका हाई लेवल तक का करना है, और ये क्लियरली मेंशन है कि 10वीं तक का बेस रहेगा। ठीक है, शिक्षक के लिए 10वीं तक रहेगा, जरूरी नहीं है कि तक के लिए है ये पेपर तो 5वीं तक नहीं तक का आपका रहेगा। आपकी मैथ्स आई, समाज जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में आपके सारे आ जाते, जीएस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, जो है हमारी पॉलिटी के बाद जो सिविक्स बचती है, इकोनॉमिक्स, वो सारा इसमें आपको पढ़ना है। और यस, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक प्राइमरी शिक्षक की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तो आज से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर देना, और थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक फोकस कर लेना। आपको पता होगा कि स्टेट एग्जाम है तो स्टेट के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एक सेंट्रल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चुके होंगे DSSB और केवीएस ऑलरेडी देखे। ठीक है, तो मैथ्स करनी है आपको प्रिपरेशन, मैथ्स वही DSSB केवीएस वाला आप प्रिपेयर कर सकते हो। सामान्य इसमें आपको जागरूकता या जनरल अवेयरनेस में जीके करनी है, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़े सब्जेक्ट है, इनको साथ में करना है। सामान्य विज्ञान जो हमारी जनरल साइंस है, जिससे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, की खोज किसने करी थी, ये चीजें छोटे मोटे 10वीं तक की मतलब आपकी साइंस प्रिपेयर चाहिए समाज विज्ञान में। ठीक है, उनकी साइंस प्रिपेयर करनी है। फिर इसके बाद भूगोल है, पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, भूगोल, पर्यावरण
भूगोल ज्योग्राफी आपको पता है 6 to 10 का कर लोगे तो वही इनफ, क्योंकि बहुत अच्छी बुक अगर आपने पढ़ी हो। 6th क्लास से पूरी हमारी अर्थ को कवर करती है, शाम अंतर टाइम जोन पूरी क्लास में ये चलता है। 7th क्लास में आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के आसपास ये जो वायुमंडल की बनी हुई है वो क्या है, ज्वालामुखी प्रवर्धन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको आएगा। फिर पर्यावरण के में है समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, भूगोल, पर्यावरण, राजनीतिक विज्ञान। फिर इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैसे तो हिस्ट्री का ही फिर ना अलग हुआ है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे करना है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी ना बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ना टॉपिक है अपने आप में जिसको ना अच्छे से प्रिपेयर करा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से स्टार्ट कर लो आप, 1885 से मान लो, वो ह्यूम ने कौन सी स्थापना करी थी ना, वहां से आंदोलन स्टार्ट हो, ये पूरा चलेगा 1947 तक। तो इसको आपको कवर करना है 1880 से 1947 तक कवर, और एक इंसिडेंट अच्छे से पढ़ना है कि क्या हुआ, क्योंकि कहीं अगर कुछ रहे और इधर उधर नहीं सब्जेक्ट कर पाए, बट अलग से टॉपिक है, हिस्ट्री भी हमारी थोड़ी बहुत इसमें हो जाएगी, और ये अलग से टॉपिक दिया हुआ, इट मींस इसमें से आएंगे। तो इधर उधर कोई मैथ्स नहीं कर पाता, किसी की इंग्लिश वीक है, तो वो नंबर आप यहाँ पे ले लो, क्योंकि ये पढ़ने वाली चीज है तो हर पढ़ेगा। जैसे उनके बाद फिर जब हमारा बंगाल भी हुआ था, मुस्लिम की स्थापना हुई थी, गांधी जी वापस थे, चंपारण आंदोलन चला था, सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह अहमदाबाद वाले में करा था, जब वाला हत्याकांड हुआ था 19 में, फिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, फिर फांसी दी गई थी भगत सिंह, वो साइमन कमीशन के बाद है ना, साइमन कमीशन में सारी चीजें हुई थी और उसके लिए लाठीचार्ज हुआ था। तो ये चीजें मतलब आ जाएंगी किसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसमें आपको पता है कि जब विभाजन 2 में नरम दल गरम दल, तो गरम दल वालों का कितना योगदान रहा था इन चीज में। बाल गंगाधर तिलक थे, और लजपत राय थे, बाल पाल बाल जिसे बोला जाए ना, तो इनके बहुत अच्छे अच्छे काम है, अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कितने एफर्ट्स करे रिलेटिव में। फिर बाल गंगाधर तिलक बेसेंट ने कितनी अव्वल पर कितनी सारी चीजें, सारा ही आपको पड़ेगा। साइमन कमीशन के बाद फिर वो जो गांधी जी की मांगी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों, उसके बारे में, करो या मरो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारा 97 तक हमको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज उसमें क्लियर करनी है। फिर इसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण, मानसिक परीक्षण मतलब रीजनिंग, मैथ्स है। फिर इसके बाद इसको लास्ट में लिखा रीजनिंग, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग भी करने को प्रिपेयर, आप DSSB वाली बिल्कुल रीजनिंग प्रिपेयर करो। फिर इसके साथ हमें PQ तो करनी ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ये पैटर्न था, ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रश्न पत्र नंबर 2, ये 100 नंबर का, ये 120 का, 220 नंबर का आपका है। 100 में इसमें जरूरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अगर आपको जो दिख रहा है, इसके अलावा इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप पहले वो कमेंट करके पूछो। सारे डाउट क्लियर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे।